स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो डॉक्टर अनिता कुठारी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? दिस इज द चार्ज एक्सपीरियंस न्यूक्लियर चार्ज विच इज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, यानी जो संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन है जो आवेश महसूस करते हैं नाभिक का, उसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। तो एक्चुअल में ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है जेड इफेक्टिव, ये हमेशा कम होता है वास्तविक नाभिकीय आवेश से। जेड क्या है? वास्तविक नाभिकीय आवेश होगा, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज हो गया, उससे हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो वैलेंशियल का इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में आप देखिए दूसरे और भी शेल प्रेजेंट होते हैं, है ना, और भी इसके अंदर शेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये इंटरवेनिंग शेल्स होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उसको कम कर देते हैं, क्योंकि एक आवरण आ गया, है ना। तो दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है ये? शील्डिंग इफेक्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट? कि वो परिरक्षित कर देते हैं, परिरक्षण कर लेते हैं, एक आवरण बना लेते हैं, और इस तरह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, राइट। और यहाँ पे इसीलिए सिग्मा को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक, और ये दूसरा कहलाएगा शील्डिंग कांस्टेंट, परिरक्षण स्थिरांक कहते हैं, राइट। अब ये इसको कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर्स ने कुछ नियम दिए थे, उसे हम कहते हैं स्लेटर्स रूल, है ना। स्लेटर्स रूल, स्लेटर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और उन्होंने ये बताया कि जेड इफेक्टिव इज एक्चुअल में एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस एस, वेयर एस इज द स्लेटर्स कांस्टेंट, स्लेटर्स का स्थिरांक है। ओके, ये भी बताया गया कि जो एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल होती है उसमें जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो एस ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा है। क्लियर है? एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है क्योंकि वो नाभिक के सबसे पास होती है, और इसीलिए ये सबसे अच्छे से उसको स्क्रीन कर सकती है इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, नाउ स्लेटर्स ने कुछ नियम दिए कि किस तरह से हम शील्डिंग कांस्टेंट की कैलकुलेशन करेंगे और किस तरह से उसकी कैलकुलेशन करके हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कर सकते हैं। ओके, तो उन्होंने हमें ये कहा कि सबसे पहले आप ऑर्बिटल्स को इस सीक्वेंस में लिख लीजिए। ये स्लेटर्स के रूल हम पढ़ रहे हैं, स्लेटर्स रूल। ओके, वो कहता है सबसे पहले आप ऑर्बिटल्स का सेट बना लीजिए, 1s, देन 2s, 2p का एक सेट, देन 3s, 3p का सेट, 3d, 4s, 4p का सेट, 4d, ओके, 4f, देन 5s, 5p का सेट बना लीजिए, 5d, 5f। इस तरह से आप ऑर्बिटल्स का सेट बना लीजिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन 1s में प्रेजेंट है, राइट, तो 1s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका जो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होगी 0.30। उसका जो शील्डिंग कांस्टेंट है, परिरक्षण स्थिरांक है ना, वो हमेशा कितना माना जाएगा? 0.30 माना जाएगा। ओके, नाउ अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को बिलोंग करता है, संयोजकता कक्ष को, तो संयोजकता कक्ष में चाहे वो एस ऑर्बिटल हो चाहे पी या डी, उसकी वैल्यू हमेशा 0.35 होती है। ओके, इफ इलेक्ट्रॉन इज बिलोंगिंग टू n-1 एस पी डी ऑर्बिटल, तो उसकी जो वैल्यू होगी 0.85 होगी शील्डिंग कांस्टेंट की। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है किससे? n-2 या n-3 एस पी डी ऑर्बिटल से, तो उसकी शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। गॉट इट? फिर से अपनी बात रिपीट करती हूँ। स्लेटर्स का नियम ये कहता है, पहले ग्रुपिंग कर लीजिए इस तरह से। नंबर 2, अगर 1s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका शील्डिंग कांस्टेंट हमेशा 0.30 माना जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल की ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैल्यू 0.35 होगी। अगर वो वैलेंस शेल के अंदर वाली ऑर्बिटल का है तो वो होगी 0.85, और उससे भी अंदर वाली ऑर्बिटल का है n-2 n/3 का, तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी। तो ये तीनों वैल्यू आप ध्यान रख लें। 1s के लिए 0.30, वैलेंस शेल के लिए 0.35,
n-1 के लिए 0.85, n-2 के लिए 1, राइट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम d इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, ध्यान से सुनिएगा, कि d इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इनर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके लिए वैल्यू हम हमेशा 1 ही मानते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे वो कोई सा भी शेल हो, है ना। अभी कैलकुलेशन में और क्लियर होगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट इन्होंने ये बोला कि अगर हम किसी पर्टिकुलर, जैसे डी ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं D9 के लिए, है ना, और वहां पे 4s भी प्रेजेंट है, तो 4s का कंट्रीब्यूशन 0 माना जाएगा। क्यों 0 माना जाएगा? क्योंकि हम कैलकुलेशन 3D की कर रहे हैं। क्लियर है बोलो। और 4s का है बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो जब कोई ऑर्बिटल बाहर की तरफ होगी, है ना, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में वो नहीं आएगी, राइट। तो जब वो बीच में आएगी नहीं तो उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लैटर्स रूल। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की, और किस तरह से हम जेड इफेक्टिव निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं ऑक्सीजन को। ओके, ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करें। ओके, तो ऑक्सीजन का सबसे पहले आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, पहला पॉइंट। गॉट इट। सेकंड पॉइंट, आपने इसकी ग्रुपिंग कर लीजिएगा, आपने ग्रुपिंग कर ली। देन नेक्स्ट पॉइंट कि हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना है वो उसमें हिस्सा नहीं लेगा, तो आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 2s2 2p3। नोट करिएगा ये पॉइंट ध्यान से कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे। क्यों कम किया? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, इस पे नाभिक का वास्तविक आकर्षण क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो जिसके लिए हम ज्ञात कर रहे हैं उसे हमें कम करना है। ओके, अब कैलकुलेशन इज वेरी इजी। अब आप इसमें दे दीजिए इसको नंबर शेल को n-2p3, हो गया ना ये n शेल, ये हो गया n-1s2। ओके, नाउ कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है और वैल्यू हमने मानी थी 0.35 इनकी, प्लस वैलेंस शेल के अंदर वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैल्यू हमने मानी थी n-1 की कितनी? 0.85। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा या शील्डिंग कांस्टेंट कह लीजिए, एक ही बात है। कितना आएगा देखिएगा, 0.85 इंटू 2, दैट इज कितना बताइएगा? 1.70। 0.35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दैट इज 1.75। तो टोटल कितना हो गया? 1.75 को और इसमें जोड़ेंगे तो आप 3.45। ये किसकी वैल्यू आई है? दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, दैट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट, राइट। अब आपको निकालना है जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ऑक्सीजन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने बताए? 8 है ना, 4 2 6 और 1 7 8 है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका जेड का मान। क्लियर है बोलो। तो हमने रख दिया कितना? 8 माइनस 3.45। तो आपको क्या मिलेगा बताइएगा? इसमें से आप 4, ये हो जाएगा आपका 4.55, दैट इज द जेड इफेक्टिव फॉर ऑक्सीजन इज 4.55। क्लियर है बोलो? आपको ये अच्छे से समझ में आ गया ना अच्छे से हमें किस तरह से निकालना है। अब मैं आपको नाइट्रोजन का करवाऊंगी, आप खुद ही मन में पॉइंट बनाइएगा कि आपको किस तरह से करना है। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए। ओके, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर नाइट्रोजन। तो वही सीक्वेंस, नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है बोलो। नंबर 2 ग्रुपिंग बनाओ। नंबर 3 एक इलेक्ट्रॉन को कम करो क्योंकि उसके लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो 2s2 2p2। नंबर 4 इनकी नंबरिंग करो, n-s2p2 और ये अंदर वाला है तो n-1s2। नेक्स्ट पॉइंट, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जिनको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में
जिनको 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिग्मा या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अगेन 0.85 इंटू 2 इज दैट इज 1.70, 0.35 इंटू 4 दैट इज 1.40। कितना हो गया, दोनों को जोड़ लीजिएगा, 3.10। क्लियर है, बोलो 3.10 क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर नाइट्रोजन, इट इज 3.10। अब इसके लिए आप देखिएगा फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल्स व्हाट, जेड इफेक्टिव इक्वल्स जेड माइनस सिग्मा, ओके, या एस लिख दीजिए। तो इसके लिए जेड की वैल्यू 7 होती है, 7 माइनस 3.10, ओके, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई बताइएगा? दिस इज 3.90। सो द जेड इफेक्टिव फॉर नाइट्रोजन इज 3.90। आ गया ना समझ में? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन कम करो, फिर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को 0.35 से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को 0.85 से मल्टीप्लाई, राइट? नाउ कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव फॉर सोडियम। सोडियम के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करो, ठीक है? कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर सोडियम। लिखें, अगेन अपने पॉइंट चला रही हूं मैं, देखते जाइएगा। सोडियम के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। गॉट इट? नंबर 2 पॉइंट ग्रुपिंग कर ले हाथों हाथी, ये इसकी ग्रुपिंग हो गई है, इस तरह से हो गई। सेकंड पॉइंट में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें, 2s2, 2p6, 3s0। क्लियर है, बोलो? ये वैलेंस शेल हो गया, ये n-1 शेल हो गया, ये n-2 हो गया। वैलेंस शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर 8 है, यहां पर 2 है, राइट? ये सिग्मा की कैलकुलेशन, ओके? तो सिग्मा इक्वल्स व्हाट करते जाइएगा कि अगर हम यहां देखें तो ये तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो n-1 में, नोट करना, यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे निकल गए हैं, क्योंकि हम इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप नोट करें, फिर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर मल्टीप्लाइड बाय 0.85, नोट करना, बिकॉज इट इज नाउ n-1, ओके? यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, दे आर मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके? तो 2 प्लस 0.85 इंटू 8 कितना आ गया बताइएगा? 6.80, राइट? दिस इज द 6.80। तो टोटल कितना हो गया हमारा? ये 8.80। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, राइट? नाउ जेड इफेक्टिव इज व्हाट? जेड माइनस सिग्मा। इसका जेड कितना हो गया? 11 हो गया, देख लीजिएगा। 8, 9, 10, 11 में से गया 8.80, राइट? तो आपके पास में कितना बच गया? दैट इज 2.2 इज द जेड इफेक्टिव फॉर सोडियम। क्लियर हो गया? बोलो, हमेशा ध्यान रहेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, लेकिन वैलेंस शेल तो नहीं कहलाएगा, और अंदर वाले के लिए 0.85, उससे अंदर वाले के लिए 1, राइट? लास्टली मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगी ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। एंड लिखो जरा, कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव फॉर जिंक मेटल। जिंक मेटल के लिए जेड इफेक्टिव की गणना करो, है ना? अब इसमें 2 न्यूमेरिकल हैं, आपको 4s इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैलकुलेशन करनी है और 3d इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैलकुलेशन करनी है, ओके? तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 1 जो हम पॉइंट लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, ग्रुपिंग करते हुए लिख दू, ठीक है ना? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 3d10 और 4s2। ये जिंक का विन्यास हो गया। क्लियर है? पहले हम किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे? दिस कैलकुलेशन इज फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बोलो। तो अगेन अगर आप 4s के लिए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
3d10, एक कम कर दिया तो 4s1। आ गया समझ में, बोलो। ओके, नाउ ये हो गया आपका n शेल, इसमें है एक इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया क्या, n-1 शेल है, और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में कितने हो गए बताइए, 18। क्लियर है। ये n-2 है और इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब कैलकुलेशन करें सिग्मा की, देखिएगा। सबसे पहले n शेल की वैल्यू होती है 0.35, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। n-1 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में कितने हो गए, 18, और एक की वैल्यू होती है 0.85। क्लियर है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में कितने हैं, 8 हैं, राइट। एक मिनट प्लीज, ये n-3 भी है इसमें, वो भी लिख लीजिए, n-3s2। ओके, इसके बाद जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, n-2 की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो गए 8 इसके, और n-3 के हो गए 2। कितने हो गए, टोटल 10 हो गए ना, और ये मल्टीप्लाई होंगे 1 से। बोलो समझ में आया। वैलेंस शेल के लिए 0.35, अंदर वाले के लिए 0.85, और उससे जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 1, दैट इज 10। अब 0.85 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 से, जीरो, दैट इज 15.30 is the value for this one, 15.30 लिख लीजिएगा, प्लस 15.30, और ये तो आपका आएगा 0.35। ओके, तो आप इनको सबको समअप करिएगा। तो समअप करने पे आपके पास में क्या आ रहा है, देखिए, आपने जब इसको समअप करेंगे तो 10, 15.30 एंड 0.35 कितना आ गया, 5, 6, 5 and 2, 5. This is the screening constant for जिंक फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। किसके लिए है ये, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। अब आपको निकालना है जेड इफेक्टिव। तो आपको पता है जेड की वैल्यू इसके लिए कितनी है, बोलिए, इट इज 30। 30 में से आप माइनस करिए 25.65 को जब आप माइनस करेंगे इसमें से, तो यू विल बी गेटिंग, दिस इज द value of this one, then you will be getting how much, 30 minus 25.65, that is कितना बच गया बताइए, 5, यहाँ पे रह गया, then it is 3, here it is 4, है ना। तो this is the value of Z effective for the 4s electron of zinc। क्लियर है, बोलो। जिंक के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसकी वैल्यू आएगी ये हमने यहाँ पर लिख लिए, दैट इज 4.35। ओके, क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं अपना 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करेंगे इसकी। 3D इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है जेड इफेक्टिव की। तो अब आप देखिएगा हम कैसे करेंगे 3D के लिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द जेड इफेक्टिव फॉर द 3D इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 3D के लिए आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो पहली बात तो ये हुई कि बाहर वालों का कंट्रीब्यूशन 0 होगा। पहली बात तो ये, इनका कंट्रीब्यूशन 0, नोट करिए पॉइंट। 4s इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0। क्यों होगा 0 बताइएगा? क्योंकि ये बाहर आ रहे हैं 3D के, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हम कम कर देंगे, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d9 आ गया। बोलो यहाँ पे कम करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या हो गया ये आपका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन N-D9। ओके, और अब अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे देखिएगा, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन्स अंदर बचे। तो अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर है 18, उनका कंट्रीब्यूशन 1 माना जाता है, हमेशा नोट करना। ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18, जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन है ना। मैंने आपको बताया कि जब भी डी की कैलकुलेशन करेंगे तो अंदर वाले की वैल्यू सबकी हमेशा क्या होगी, 1 होगी, और बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए 9, ये कहलाएंगे वैलेंस शेल के। तो 0.35 से मल्टीप्लाई करिएगा इनको। क्लियर है, बोलो। और जो आपके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 into 1, है ना।
तो इसको 18 इंटू 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपके पास कितना आ रहा है। ये 0.35 18 प्लस 0.359, ओके, that is 3.15, that is 21.15, ये सिग्मा की वैल्यू। देन जेड इफेक्टिव विल बी अबाउट 30 माइनस 21.15, ओके। तो आप इसमें से कर लीजिए सब्सट्रैक्ट 21.15 को, तो कितना आ गया बताइएगा, 5, देन 8, देन 8, that is Z effective is 8.85, got it। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। फिर से अब रिपीट करती हूँ कि जब भी वैलेंशियल का इलेक्ट्रॉन हो तो उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा 0.35 माना जाता है, अंदर वाले के लिए 0.85 होता है, उसके अंदर जो भी आएगा उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी डी की कैलकुलेशन करते हैं तो अंदर वाले सारे 1 और बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन 0, क्योंकि वो उसके बीच में नहीं आ रहे। क्लियर है बोलो। तो आई थिंक आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आई होगी, आप और प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।